फारा ने कांपते हाथों से नक्केनामे पे साइन कर दिए। सज्जाद ने बेटी को गले लगाया, सर थपका और बाहर निकल गए। फारा बहुत जब्त से काम ले रही थी। जैसे ही सब बाहर गए, वो अपना जब्त खो बैठी। आयश आयश, खुदा करे आप कभी भी सुकून से ना रह पाएं, कभी भी। वो औंधे मुंह बेड पर गिरकर जोर कतार रोने लगी। आज पहली बार फारा के मुंह से आयश के लिए बददुआ निकली थी, वो भी तड़प के साथ। छोटी मुस्कान लिए अपने गम छिपाते हैं, सच्ची मोहब्बत करने की भी क्या खूब सज़ा मिली। आज कॉफ़ी से ज़्यादा रिलैक्स था, क्योंकि काफ़ी दिन से आयमा ऑफिस नहीं आ रही थी, इसलिए उसका वक्त अच्छा गुजर रहा था। वो अपना काम निपटा कर अपार्टमेंट में आया। खाने से फारिग होकर वो चैनल सर्च करने लगा, लेकिन फिर दिल के ख्याल पर फ़ोन निकाला और रामिश का फ़ोन नंबर डायल किया था। रामिश का सेल ऑफ था। आयश ने घर के नंबर पर कॉल की। फ़ोन भाभी ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसी याद आई हमारी? भाई का नंबर बंद है, कहाँ है वो? हाँ, उनके सेल की बैटरी डेड है, मुझे कॉल की थी उन्होंने, अहमद भाई के साथ हैं। ओके, और सुनाएं, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, अपना बताओ क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस जॉब ही। वो आहिस्ता से बोला। आयश, वापसी का क्या इरादा है? वापसी? हाँ, 1 साल होने वाला है, अब वापस आ जाओ। आंटी सास तुम्हें बहुत याद करती हैं, उनका ही ख्याल कर लो कुछ। समरा अफसरदा सी बोली। भाभी, क्या बाबा मुझे माफ़ कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो बाप हैं, वैसे भी अब उनकी आधी नाराज़गी तो ख़त्म हो ही चुकी है। होगी, वो कैसे? आज हैरान हुआ। फ़ारा की शादी जो हो गई है, आराम से बताया। व्हाट, फ़ारा की शादी? हाँ, निकाह हो गया है, लेकिन उस सकती में अभी कुछ वक्त है। ये कैसे? वो इकलाया। आयश, तुम तो ऐसे हैरान हो जैसे ये नामुमकिन हो। भाई, तुम तो डाइवोर्स दे गए थे, अब वो सारी ज़िंदगी यूँ तो नहीं गुजार सकती थी ना। उसने सच कहा। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद, अब इनके तू नहीं था, मेरे साथ एक दुनिया थी। हेलो हेलो आयश, लाइन ऑन थी पर आयश खामोश था। आयश, समरा ने 2-3 बार पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। थक कर उसने फ़ोन रख दिया। असद के पास अपार्टमेंट की सेकंड की थी। वो आयश को ढूंढता हुआ बालकनी में आया। आयश साकित सा खड़ा था। असद को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आयश आयश, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी है। आयश बड़बड़ा रहा था। आयश, असद ने इसका कंधा हिलाया। हाँ हाँ हाँ, वो चौंका। क्या हुआ? असद परेशान हुआ। असद असद, वो मेरी है, सिर्फ मेरी, वो मुझसे मोहब्बत करती है। फिर कैसे और की? नहीं नहीं असद, ऐसा नहीं हो सकता। आयश बदहवास हुआ। कैसा? आयश, क्या हुआ? रिलैक्स यार, तू बैठ यहाँ। असद ने उसे पकड़कर करीबी कुर्सी पर बिठाया, खुद पानी लेने चला गया। वो जानता था आयश हवास में नहीं। आयश को पानी पिलाया, उसके कंधे पर थपक कर रिलैक्स किया। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ा। अब बता, क्या हुआ है? फारा फारा का निकाह हो गया, इंतहाई दुख से बताया गया। तो फिर? असद को ज़रा दुख हैरानगी नहीं हुई। आयश उसके रिएक्शन पर हैरान हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बेबस हुआ। क्यों नहीं हो सकता? तू डाइवोर्स दे चुका है उसे। नाउ इट्स नॉट यूर कंसर्ट कि वो कब और किससे शादी कर रही है, अब ये तेरा मसला नहीं है। असद इत्मीनान से बोला। आई कैन एक्सेप्ट दिस। तू ना कर, वो अभी भी रिलैक्स था। मैं वापस जा रहा हूँ। आई यू डिसाइडेड? आयश आयश बोला। अब क्या करना है वापस जाकर? मेरी मान आयमा अच्छी लड़की है, उसके बारे में सोच, मशवरा दिया गया है, अपने मशवरे संभाल कर रख। और हाँ, आयमा वाकई अच्छी लड़की है, तू सोच ले। वैसे भी तेरे फैमिली टर्म्स हैं अब्बास साहब से। अब के असद को मशवरा दिया गया। हाँ, अगर तू इजाज़त दे तो सोचा जा सकता है। असद मुस्कुराया। आयश, असद का सैल बजा, बात बीच में ही रह गई। हाँ, हेलो, ओके, आई एम कमिंग, ओके बाय। चल बड़ी, में चला, फिर मिलते हैं। ओके, आयश ने हाथ हिलाया। अच्छा चला गया और आयश पाकिस्तान की वापसी का संजीदगी से सोचने लगा। निकाह हुए 2 माह हो चुके थे। फारा बहुत हद तक इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। वो दाऊद को देख चुकी थी। आयश जितना हैंडसम न था, पर अच्छा था। दाऊद की अम्मी और बहनें भी बहुत अच्छी थी, अक्सर मुलाकात हो जाती थी सबसे। फारा खुश न सही पर मुतमईन ज़रूर थी। सज्जाद साहब, फ़ाइज़ और राहिला भी हर तरह रिलैक्स हो चुके थे निकाह के बाद। फ़ारा टेरेस पे खड़ी थी। लॉन में फ़ाइज़ को इसी मूड पे बैठे देखा तो फ़ौरन लॉन में आई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाह सलाम मेरी जान। वाह, वो मुस्कुराया। आप तो ईद का चाँद हो गए भाई। फ़ारा मुस्कुराई। हाँ भाई, वैसे तो कोई पूछता नहीं, हमने सोचा ऐसे ही सही। वो भी बहन का अच्छा मूड देखकर खुश हुआ। क्यों जनाब, आपकी मिसेस हैं ना पूछने वाली? फ़ाइज़ की मुस्कुराहट समेटी। फ़ारा देख भी चुकी थी उसकी सिमटती मुस्कुराहट। भाई हो? भाई मोहब्बत करते हैं ना मुझसे? मासूमियत से पूछा। फ़ाइज़ मुस्कुराया। ये भी पूछने की बात है स्वीट गर्ल। फ़ाइज़ ने उसके सर पर चपट लगाई। जानती हो, फिर भी यकीन दहानी चाहिए। तो फिर लीजिए, यकीन कीजिए, यकीन
तो फिर जी दीजिए यकीन दहानी। वो हंसा। भाई बी सीरियस। ओके डियर आई एम सीरियस। फाइज ने मुंह हाथ पर कर सीरियस होने का यकीन दिलाया। फारा मुस्कुराई। ओके आप मेरी खातिर भाभी की सज़ा ख़त्म कर दे भाई। जिस वजह से दे रहे थे वो मसला हो चुका है। मेरा निकाह हो गया है भाई, फिर आप क्यों? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। आज तिकी से बोला। भाई प्लीज़ ऐसा मत कहें, मोहब्बतों में तो बहुत गुंजाइश होती है और भाभी तो आपकी बेटी की माँ भी हैं, आयत की खातिर ही सही भाई। इस सब का असर आयत पर भी हो रहा है, वो बातों को समझने लगी है, इसलिए प्लीज़ भाई पहले जैसे बन जाए ना। फ़रा मिनमिनाई। ओके जनाब, इतनी बड़ी सिफारिश आई है, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। फ़ाइज़ मुस्कुराया। एग्जैक्टली। फ़रा हंसी। रमशा कमरे की खिड़की से देखती दोनों बहन भाइयों की मुस्कुराहट दामी होने की दुआ मांगने लगी। आयश ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और पाकिस्तान वापसी की टिकट कंफर्म करवा ली थी। आयमा को रिज़ाइन का तो पता चला तो आयश के अपार्टमेंट में चली आई। आयश उसे देखकर हैरान सा खड़ा था। आयश मी आई एम आयमा अब्बास। आयमन ने उसकी हैरत देखकर तारुफ कराना ज़रूरी समझा। आयश हल्का सा मुस्कुराया ऐसे तारुफ पर। ओह ये तो हंसता भी है, आयमन ने दिल में सोचा। आप जी मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सॉरी जी ज़रूर। वो पीछे हटा। आयमा अपार्टमेंट का जायज़ा लेती हुई लॉन्च पे आई। आप यहाँ किस सिलसिले में? आयश तुमने रिज़ाइन क्यों दिया? वो असल बात पर आई। कहीं मेरी वजह से तो? नो ऐसी कोई बात नहीं है। आयश जल्दी से बोला। आई एम गोइंग बैक टू होम दैट्स वाई आई रिजाइंटेड। आयश ने डिटेल बताई। ओके मैं समझी, शायद तुम क्यों जा रहे हो वापस? प्लीज़ मत जाओ, फरमाइश की गई। आयश चौंका उसके अंदाज पे। देखो आयश आयश ने जल्दी से बात काटी। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया था, कुछ वक्त के लिए आया था और वो वक्त गुजर चुका है। अब मुझे जाना है, मेरी फैमिली है वहाँ। फिर नहीं आओगे क्या? मम्मी से पूछा गया। नहीं, टिका सा जवाब मिला। राब्ता रखोगे मुझसे? देखो आयश कुछ और ना सही, प्लीज़ तुम मुझसे दोस्ती ही कर लो। आयश प्लीज़ आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड नाउ। मलती ही हुई। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, डोंट माइंड। आयश का अंदाज तो टोकता यानी बस अब और कुछ नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली। ओके आयश इज़ एज यू विश बट आई। वो रुकी। इट्स ओके। वो अफसरदा से मुस्कुराई। मैं चलती हूँ। मैं चाय लाता हूँ। आयश ने सरसरी सा पूछा। नो प्लीज़ मैं चाय नहीं पीती। ओके बाय। वो पर्स उठाती शिकस्ता सी चल दी। आयश ने लंबा सा सांस खींचकर खुद को रिलैक्स किया। पापा यस बाबा बाबा स्टॉल। फाइज इस वक्त आयत को बेड पे पास बिठाए इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। बाबा अनम है ना मेरी फ्रेंड? हाँ है। फाइज ने बेटी की हाँ में हाँ मिलाई। रमशा भी कमरे में मौजूद इन बाप बेटी की तरफ मुतवज्जा थी, जो काफ़ी दिन बाद इस तरह से बेतकल्लुफ़ से बैठे थे। बाबा अनम का छोटा भाई आया है। कहाँ से? फाइज पूरी फौरी समझ न सका, इसे बेतुके सवाल किया। ओहो बाबा अल्लाह मियाँ ने दिया है। बाप की मालूमात में इजाफा किया गया। ओह यस। तो फिर? फाइज मुस्कुराया। पापा शी इज़ गोइंग टू बी प्राउड। मुंह बनाया। आप जेलिसी फील कर रही हैं? रमशा दिलचस्पी से सब सुन रही थी। या फीलिंग जेलिसी। आयत ने सच बताया। ओह नो इट्स नॉट फेयर। अब क्या करें ऐसा कि आप? पापा आयत ने बात काटी। मुझे भी भाई चाहिए। जिद हुई। रमशा जो सुन रही थी ब्लश हुई। फाइज की नज़र इसके ब्लश चेहरे पर पड़ी तो फ़ौरन नज़रें चुराई। ओके स्वीट हार्ट कुछ सोचते हैं इस बारे में। अब आप चलो रूम में सो जाया करो, सुबह स्कूल भी जाना है। हरियप। ओके बाबा गुड नाइट स्वीटी। दोनों बाप बेटी ने किसी का तबादला किया। रमशा भी फ़ौरन आयत के साथ बाहर ही निकली। उसकी जल्दी पर फाइज बेख्तियार मुस्कुराया। आयश ने असद को पाकिस्तान वापसी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए असद इस वक्त इसके अपार्टमेंट में मौजूद था। वापिस जाके क्या करेगा? वो अफसरदा सा बोला। यहाँ रहकर क्या करूँगा यार, मैं हमेशा के लिए थोड़ी आया था। माई फ्रेंड तूने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा डियर। आयश ने मुस्कुराकर उससे कंधे पर थप मारी। आई विल मिस यू जानी। मैं भी अभी भी अफसरदा था। हाँ डियर, इतना अफसरदा क्यों है? ना तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ और ना तू मेरी। आयश ने इसका मूड फ्रेश करना चाहा। आयश को तो ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहना। ओके और वहाँ जाकर कोई नया पंगा मत शुरू करना। जो हो चुका है इसको छोड़कर आगे का सोचना। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी। ऐसा संजीदा सा बोला। रिक्वेस्ट क्यों यार, हुक्म कर हुक्म। आयश फराख हुआ। तू वापस जाकर फारा के मामले में टांग नहीं उड़ाएगा। उसका भी हक है खुशियों पर, इसलिए उसे अब जीने दे उसके अपने तरीके से। यार समझ रहा है ना? ओके मैं ऐसा ही करूँगा। आयश गुड जानी मुस्कुराया। हाँ तू अब बता डेयरिंग कभी जाने से पहले डिनर करवा रहा है ना तू? कब और कहाँ? टेल मी। अच्छा टोन में आ चुका था। करवा दूंगा यार, ये भी कोई बात है? तू जहाँ कहेगा वहीं। आयश सखी हुआ। चल फिर कल का डिनर डन। डन असद ने डन किया। ओके डन। आयश मुस्कुरा दिया। वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। सिकंदर विला में इस वक्त सिकंदर साहब और मिसेस सिकंदर संडे की वजह से लेट नाश्ता कर रहे थे। सिकंदर साहब साथ में अखबार भी देख रहे थे, इसलिए इन्हें पता न चल सका कि वहाँ
वहाँ कौन दाखिल हुआ है। मिसेस सिकंदर की नज़र उठी और साकत रह गई। दरवाजे में आयश खड़ा था। आयश तुम वकलाई। सिकंदर भी मुतवज्जा हुए। तुम यहाँ किस लिए आए हो गिरजे? बाबा वो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ समझे, और ना तुम्हें जानता हूँ, इसलिए जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ वापस। इस घर में अब कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। बाबा एक बार प्लीज़ मेरी बात सुने। मुल्तजी हुआ। डोंट कॉल मी बाबा। आई एम नॉट योर फादर, नो गॉड ऑफ माई हाउस। वो धाड़े। सिकंदर प्लीज़ सुन ले। क्या कह आप चुप रहें। आप जैसी माँ ही नाजायज़ सपोर्ट से औलाद को बिगाड़ती है। मैं जा रहा हूँ हाशिम फ्रेंड की तरफ वापसी पर। ये लड़का मुझे इस घर में नज़र ना आए, और अगर आपको ज़्यादा प्यार आए तो आप भी जा सकती हैं बेटे के साथ। अंडरस्टैंड। सिकंदर ने बात मुकम्मल की और तेज़ी से बाहर निकल गए। वहाँ अब वो माँ बेटा ही रह गए। रमशा काफ़ी देर से करवटें बदल रही थी। अब तो नींद भी मुश्किल से ही आती थी। जब से वो दुश्मन जहाँ संगदिल हुआ था, रमशा ठीक से सो ना पाती थी। अब भी करवटें बदल बदल कर थक गई थी। फ़ाइज़ करवट बदले हुए थे मगर गाफिल हरगिज़ नहीं था। वो रमशा की बेचैनी महसूस कर चुका था, लेकिन खामोश था। रमशा ने थक हाकर फ़ाइज़ की तरफ करवट ली और उसकी पुष्प पर नज़रें जमा दी। कितना बुरा कर रहे हैं फ़ाइज़, काश कि आपको एहसास हो। यूँ बीच रास्ते में छोड़ने वाले को बेवफ़ा कहते हैं। बस कर दें फ़ाइज़, मैं आज भी मुंतज़िर हूँ आपकी। बस एक बार हाथ बढ़ा लें, मैं सब कुछ भुला दूंगी। रमशा की आंखों से नमकीन पानी रवा हुआ। फाइज उसकी नज़रों की तपिश अपनी पुष्प पर महसूस कर चुका था। क्या मुझे सब भुलाकर रमशा की तरफ बढ़ना चाहिए? या फिर वो कुछ सोचता हुआ रमशा की हिस्ट्री सुनाई दी। बस यही लम्हा उसे कमज़ोर कर गया। फाइज ने रमशा की तरफ साइड ली। रमशा ने उसे अपनी तरफ करवट लेते देखकर जल्दी से आंखें जोर से मीच ली, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई थी। लदरती हुई गीली पलकें, कपकपाते होंठ, सुर्ख होती नाक, ये सब उसकी चोरी पकड़वा चुके थे। फ़ाइज़ के लिए अब खुद पे कंट्रोल रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए आहिस्तेगी से हाथ बढ़ाकर रमशा को अपनी तरफ खींच लिया। रमशा करते पतंग की मानो खींचती चली गई। फ़ाइज़ ने उसे अपने हिसार में ले लिया। रमशा के लिए मज़ीद सब्र मुश्किल था। उसने फ़ाइज़ की शर्ट को जकड़ा, उसके सीने पर सर रखे हिचकियों से रोने लगी। ज़ोरों के तार फ़ाइज़ उसके सर को थपक रहा था, उसे चुप करा रहा था। फ़ाइज़ फ़ाइज़ आपने आपने फ़ाइज़ ने उसके होठों पर उँगली रखकर खामोश करवाया। अब और कुछ नहीं। माथे पर बूसा दिया और कान के पास सरगोशी की। स्टिल लव यू आ लॉट। रमशा को खुद में भींच लिया। रमशा पुरसुकून थी, खुश थी। वो दुश्मन जान न जाने कितने अरसे बाद मेहरबान हुआ था। बाहर चाँद भी उनके मिलाप पे खुशी से शर्मा दिया। आज ने कुछ रुलाकर कुछ रोकर आखिरकार माँ को मना ही लिया था। वो माँ थी, कैसे जवान बेटे को रोता देखती, इसलिए माफ़ कर दिया। मम्मी हो। वो आयुष के बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसका सर उनकी गोद में था। मैंने बहुत गलत किया सबके साथ, क्या सब मुझे माफ़ कर देंगे? बड़ी उम्मीद से पूछा गया। हाँ शायद। वो परेशान सी बोली। माँ मैं फ़ारा से भी माफ़ी मांगूंगा। वो जल्दी से बोला। नहीं नहीं, आज तुम फ़ारा के पास नहीं जाओगे। वो बहुत मुश्किल से निकली है इस फेर से। कहीं फिर से नहीं नहीं, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगे, ना ही फ़ोन पर बात करोगे। भूल जाओ सब। कैसे भूल जाऊँ सब? नहीं भुला सकता मैं उसे। वो मेरे हवासों पे सवार हो चुकी है। हर तरफ दिखती है मुझे वो। माँ नहीं, मैं नहीं भूल सकता। मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मुझे सुकून नहीं मिलता। माँ मैं क्या करूँ? मुझे बताइए मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? हर जगह वो है, हर जगह। आयश की माँ की गोद में सर रखे अपनी बेबसी पे रो दिया। मिसेस सिकंदर बेटे के इंकशाफ पर हैरान सी बैठी रह गई। मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। मिसेस सिकंदर आयश के मुँह से फ़ारा के लिए अज़हार मोहब्बत सुनकर हैरान रह गई। ये क्या कह रहा था वो? वह मुश्किल बोलने के काबिल हुई। आज तुमने मेरे सामने एतराफ़ कर लिया। दोबारा तुम्हारे मुँह से ऐसी कोई बात ना निकले, समझ गए? पहले उसके माथे पर तलाक का टीका लगा गए, और अब नहीं आयश, अब वो किसी और की अमानत है। वो मनकूहा बन गई है किसी और की। अब तुम्हारी ऐसी कोई भी बात फिर से उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझे? अब कि इसकी बात को ज़हन में बिठा लो अच्छी तरह। फ़ारा अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मिसेस सिकंदर ने वाज़ेह अल्फाज में समझाया। जानता हूँ। मदम सी बोझल आवाज़ आई। तेरी मेरी मोहब्बतें भी अजीब थी, मेरा फ़याज़ भी था कमाल, पर कभी सिर्फ मिला बिना तलब, कभी कुछ ना मिला सवाल पर। अच्छी बात है। उन्होंने बेटे के माथे का बूसा लिया। दिल में बहुत वो अफसरदा हो गई थी आज को इस हालत में देख कर, पर उनके बस में कुछ न था अब। हेलो एवरीवन, रामिश की फ्रेश आवाज़ सुनाई दी। अरे रामिश बेटा तुम? मिसेस सिकंदर खुश हुई। जी मैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? माँ को गले लगाया। मैं ठीक हूँ। अचानक वो हैरान थी। बस आपके साहबजादे की वजह से आना पड़ा। उसने आयश की तरफ इशारा किया और उसकी जाने पड़ा। दोनों भाई गले मिले। रामिश ने नोट किया। आयश बहुत वीक और मुरझाया हुआ सा था। उसे दुख हुआ आयश की हालत देखकर। बहू बच्चों को भी ले आता, मगर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए समरा को बच्चों के पास छोड़ना पड़ा। एनीवे आपका बेटा आ गया, क्या ये काफ़ी नहीं? वो मुस्कुराया। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं,
उन्होंने मुस्कुराकर दोनों बेटों को देखा। तो फिर खाने पानी का बंदोबस्त करें, आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। रामेश ने अंगड़ाई ली और साथ माँ को मक्खन लगाया। हाँ जानती हूँ सब, मक्खनबाज। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए किचन में चल दी। रामेश आयश की तरफ मुतवज्जो हो, जो हाथों में सर गिराए बैठा था। आयश उसने कंधे पे हाथ रखा। चौंका। जी को कुछ कहा आपने? सवाल किया। नहीं। बाबा से मुलाकात हुई? रामेश ने पूछा। जी, मुख्तसर जवाब आया। क्या कहा उन्होंने? आयश ने सारी बात बताई। भाई अब वो फिक्रमंद हुआ। तुम टेंशन मत लो, मैं इसलिए तो आया हूँ, मैं कर लूँगा हैंडल, हूँ भी रिलैक्स। आयश ने सर हिलाया। रामेश बाप को कॉल करने के अल्फाज तरतीब देने लगा। रमशा नहाकर बाल ब्रश कर रही थी कि फ़ाइज़ जॉगिंग करके वापस कमरे में आया। रमशा जिसकी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। फ़ाइज़ ने उसे शर्माते और ब्रश करते देखा तो मुस्कुराता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ। रमशा ने नज़रें झुका दी। हम आपके वाकई मुहर्रम मोहतरमा है, और वो भी ख़ास। फ़ाइज़ ने लफ्ज़ ख़ास पर ज़ोर दिया। रमशा अभी भी ज़मीन को देख रही थी। फ़ाइज़ ने कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ा। बिशा प्यार से पुकारा गया। जी जी जी, घबरा क्यों रही है? हम तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं ना। उसे कंफ्यूज से करते सार में झगड़ा। फ़ाइज़ रमशा वाकई ऐसे घबरा रही थी जैसे आज शादी के दिन के बाद पहला दिन हो। जी जाने फ़ाइज़। थोड़ी देर के नीचे हाथ रखकर चेहरा ऊँचा किया। रमशा ने उसकी आँखों में वो कुछ देखा जो देखने को तरस गई थी। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? यकीन चाहा, मैंने खुद को माफ़ कर दिया जान, गमगीन जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये। फ़ाइज़ उसके चेहरे पे झुककर एक-एक नश को अपने होठों से छूने लगा। फ़ाइज़ छोड़ें, छोड़ें ना। रमशा इस हफ्ता पर सटपटाई। इससे पहले फ़ाइज़ आउट ऑफ कंट्रोल होता। धाड़ से दरवाज़ा खुला। मम्मा आयत की आवाज़ आई। फ़ाइज़ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। रमशा जल्दी से दूर हटी। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो घबराई हुई जैसे चोर चोरी करते पकड़ा गया हो। रिलैक्स यार, हमारा ही पीस है। फ़ाइज़ ने आँख मारी। आप चुप रहें। रमशा ने जल्द ताड़ा। वो हंसने लगा। आज दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो न पाकर चिल्लाई। मैं डैड? वो भी बाप की देखा देखी सज्जाद को डैड ही कहती थी। वो बताती हूँ जाकर के आप मम्मा को। वो धमकी देकर भागी। इससे पहले कि नीचे जाकर सबके सामने खबर नशर करती, फ़ाइज़ ने सीढ़ियों पर पकड़ लिया। क्या बताओगी डैड को? वो रूप से बोला। ये कि आप मम्मा को? वो रुकी। आयत वो गुस्से से बोला। नहीं बताऊंगी, मासूमियत से बोली। फ़ाइज़ जानता था वो कुछ न कुछ ज़रूर देख चुकी है, इसलिए धमकी दे रही थी। आयत ने बाप को घूरते देखा तो कान पकड़कर सॉरी की। ओके जाओ, फ़ाइज़ ने कहा। वो 3 स्टेप उतर कर मुड़ी मुड़ी। बाबा, अब आप ना नॉक करके आया करोगी। वो हंसती हुई। ये जा वो जा। उफ, ये पाँच की है, ये 50 की? फ़ाइज़ ने हैरत से पास खड़ी रमशा से पूछा। आप जानते होंगे आपका पीस जो है। वो उसकी बात लौटाती हंसती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। फ़ाइज़ भी हैरत ज़दा मुस्कुरा दिया। रामेश ने न जाने बाप को क्या कहकर कायल कर लेके वो खामोश हो गए थे। दोबारा आयश को ना तो घर से निकलने को कहा, ना ही कोई लान तान की। रामेश जाते हुए आयश को भी समझाया गया था कि बाबा को कुछ कहे तो तहम्मुल और खामोशी से सुन लेना और पलट कर कोई जवाब ना देना। आयश ये बात अच्छे से समझ चुका था। बाप और बेटे की मुलाकात ही कम होती थी। आयश की जॉब की तलाश जारी थी क्योंकि सिकंदर साहब ने अभी माफ़ नहीं किया था, तो ऑफिस में इसके लिए कोई जगह भी ना थी। रमशा भी सिकंदर विला नहीं आई थी। जब इसे आयश की वापसी का पता चला था वो खफा थी और खफा ही रहना चाहती थी उससे। आज दाऊद की फैमिली आ रही थी सज्जाद हाउस शादी की तारीख फाइनल करने। इस सिलसिले में तैयारियां जारी थी। रमशा बातों में मुस्कुरा रही थी और फारा इस बात को नोट कर चुकी थी। भाभी आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं, खैरियत? फारा ने मैंने ख्याजी से कहा। बिल्कुल, तुम्हारे ससुराल वाले जो आ रहे हैं। वो मुस्कुराई। ससुराल वाले मेरे आ रहे हिसाब से तो मुझे बत्तीसी निकालनी चाहिए, ना कि आपको। तो निकालो तुम भी, मैंने थोड़ी मना किया है। रमशा ने जवाब दिया। मुझे शक सा हो रहा है भाभी, इसलिए सच से बताएं क्या बात है? फारा अभी भी बेयकीन थी। तुम्हारे भाई से सुलह हो गई है। रमशा ने शर्माते हुए मुस्कुराते बताया। ओह, फ़ारा हँसी। मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत। फ़ारा रमशे के गले लगी। बहुत अच्छी न्यूज़ दी है आपने। फ़ारा दिल से खुश हुई इस बात पर। हाँ मैं भी बहुत खुश फ़ारा, और अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन आमीन, फ़ारा ने दिल से कहा। एक माह बाद की तारीख फाइनल की गई थी। सज्जाद हाउस में रायला बेगम हर चीज़ दोबारा से और नई तैयार करवा रही थी। हर कोई खुश और मुतमईन था। यूं ही हंसी खुशी फुर्सती का दिन आ पहुँचा। फ़ारा रेड और ब्लू कंट्रास्ट के लहंगे में सौगवार सी बहुत प्यारी लग रही थी। सबकी दुआ के साथ तले से पिया दे रुखसत कर दिया गया। दाऊद का घर कोई बहुत बड़ा और ख़ास न था, बस वैसे ही था जैसे छोटा-सा मिडल क्लास का घर होता है। फ़ारा को वहाँ की सफाई-सुथराई पसंद आई, हर चीज़ सलीके से सेटल थी। बिल्कुल किसी किस्म का कोई उधम नहीं था, जैसे अक्सर शादियों पर होता था। फ़ारा की बड़ी नंद जो बेवा 2 बेटियों की माँ थी, दाऊद के घर ही रिहाइश पसीर थी, ने फ़ारा को दाऊद के कमरे तक पहुँचाया। फ़ारा झिझकती हुई बेड पर बैठ गई। फ़ारा जी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, तुम्हारे कपड़े अलमारी में मौजूद है, और हाँ, मैं दूध भिजवाती हूँ, पी लेना। हाँ जी। फ़ायरा ने आस्तीकी
से कहा, चलो फिर मैं चलती हूँ। सर पर हाथ रखकर थपक के चली गई। सारा के जाने के बाद फारा कमरे का जायज़ा लेने लगी। बेड, ड्रेसिंग, सोफ़ा, अलमारी और एक खिड़की थी साथ जो गली में खुलती थी। बाएं तरफ शायद वॉशरूम का दरवाज़ा था जो बंद था, इसलिए वो जान ना पाई कि वॉशरूम है या कुछ और। जायज़ा मुकम्मल करके वो बेड को आराम से टेक लगाकर सोचने लगी, अपनी अब तक की ज़िंदगी का हर हर पल। या मेरे मालिक मेरे दिल में दाऊद की मोहब्बत डाल दे, मैं गुनहगार नहीं होना चाहती। प्लीज़ अल्लाह जी मुझे हर आज़माइश से निकाल दे, मेरे दिल के हर कोने में दाऊद का नाम लिख दे। वो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है तूने। मेरे मालिक मुझे अपने मुकद्दर पर सब्र करने की तौफ़ीक दे। और दुआ बीच में ही रह गई। दरवाज़ा खुला। फ़ारा जल्दी से सीधी हुई और दाऊद आहिस्तेगी से चलता फ़ारा के पास आकर बैठा। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारा ने मध्यम सा जवाब दिया। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। फ़ारा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दाऊद ने इजाज़त चाही। जी करें। फ़ारा मेरी फैमिली आपकी पहली शादी से लाइल्म है। फ़ारा के दिल पर गहरी चोट पड़ी ये सुनकर। एक्चुअली सज्जाद सर ने मुझसे हर बात शेयर कर ली थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। और आपसे भी यही कहूँगा कि ये बात आज आप यहीं दफ़न हो जाए। हमारे दरमियान भी दोबारा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? दाऊद ने इस्तफ़ार से किया। जी, वो मुश्किल से कह पाई थी। मुझे इस बात को डिटेल में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप आज से मेरी बीवी हैं, मेरे लिए ये बात अहम है। वो खामोश हुआ। सारा समझी शायद ताई चाह रहा है अपनी बात की। फ़ारा ने जी कहकर हाँ में सर हिलाया। दाऊद के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसने फ़ारा का हाथ अपने हाथ में लिया। फ़ारा पजल हुई। आप जी के अलावा भी कुछ और कह सकती हैं क्या? वो बेख्तियार बोली। मसद आप मुझे। वो रुका। नहीं नहीं, ये मुझे कुछ नहीं कहना। फ़ारा घबराई। आज ने भी कुछ इसी तरह के अल्फाज कहे थे और फिर फ़ारा का दिल कांपा। वो फ़ौरन हाथ छुड़ाकर दूर हटी। दाऊद इसकी हरकत पर हैरान हुआ। रिलैक्स फ़ारा, आप घबराए नहीं, कुछ भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होगा। दाऊद यही समझा शायद उसकी नज़दीकी से घबरा गई है। एनीवे आप चेंज करके रिलैक्स हो जाए, मैं आपको हरगिज़ तंग नहीं करूँगा। दाऊद के होठों पर मध्यम मुस्कुराहट देखकर फ़ारा नज़रें झुका गई। दाऊद उठा और कमरे से बाहर चला गया। वो कमरे में वापस आया या नहीं फ़ारा को कुछ नहीं जान सकी। वो चेंज करके ही लड़ी थी कि पता नहीं कैसे उसकी इतनी जल्दी आँख लग गई। अब सारा के जगाने पर जागी थी। फ़ारा उठ जाओ, तुम्हारे घर वाले आए हैं नाश्ता लेकर, इसलिए जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। जी मैं आती हूँ। फ़ारा ने हैरान हो रही थी, इतनी गहरी नींद, वो भी मुझे। अब ऐसी नींद कहाँ थी उसकी किस्मत है। जब से डाइवर्स हुई थी फ़ारा कहाँ सो सकी थी चैन की नींद। वो आज इतने अरसे बाद वो भरपूर नींद लेकर उठी थी, इसलिए फ्रेश थी। फ़ारा की बच्ची अब उठ जाओ, अब क्या सारी रात जागी हो? रमशा शरीर हुई। रमशा पता नहीं कब रूम में आई। फ़ारा को अपनी सोचों में पता ही न चला। भाभी आप? वो चौंकी। जी बिल्कुल, तुम किसी और का इंतज़ार कर रही थी क्या? रमशा ने पलकों पे ऊपर को हरकत देखकर पूछा। भाभी फजूल बातें मत करें, वो रोब से बोली। फजूल हैं तो अहम बातें तुम्हें बता दूँ। रमशा ने उसके गले में बाहें डाली। उफ भाभी छोड़े छोड़े ना, पीछे हटे। फ़ारा खुद को छुड़वाने लगी। रमशा का कहकमा बुलंद हुआ। क्या हुआ? फ़ारा हैरान हुई। वो असल में मैं तुम्हारे भाई को ऐसे ही कहती हूँ। रमशा फिर से हंसने लगी। अल्लाह भाभी किस कदर बेशर्म है आप। फ़ारा सुर्ख हुई। ओए माँ, तुम तो ऐसे ब्लश करी जैसे कि मैं दाऊद हूँ। भाभी जी, जाने भाभी, एक अदा से कहा गया। उफ जाए यहाँ से, मैं आ रही हूँ। वो चिड़ी। फ़ारा सुन। फ़ारा जल्दी से वॉशरूम में रूम में बंद हुई कि कहीं वो कोई और गुल आशानी ना करे। बड़ी बदतमीज़ हो गई है कि रात में। खैर बेटा, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं। रमशा ने हाथ झाड़े और बाहर आ गई। फ़ारा नाश्ते के बाद सज्जाद हाउस आ गई थी। शाम को वापस जाना था। वो हर मुमकिन तरीके से रमशा से बच रही थी। भाभी ने आकर कुछ पूछा तो क्या बताऊंगी मैं? दाऊद ने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया था जो देखा इन्हें मुतमईन कर दूँ। पता नहीं अब क्या लिखा है मेरी किस्मत में। वो रोमांसी हुई। फ़ारा बेटा इस तरह क्यों बैठी हो? फ़ाइज़ उसे गुमसुम देखकर उसकी तरफ आया। कुछ नहीं भाई। वह मुश्किल मुस्कुराई। दाऊद कब आ रहा है लेने? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। फ़ारा बहुत हल्की सी आवाज़ में बोली जो मुश्किल से फ़ाइज़ सुन सका। तो करो बात, फ़ोन करके पूछो। शाम तो हो चुकी है, दाऊद की सिस्टर का वलीमा भी तो है रात को। जी जी। फ़ारा कैसे करती? फ़ोन नंबर ही नहीं था दाऊद का उसके पास। फ़ाइज़ ने मुंह बैठे देखा तो बोला ये लो फ़ोन और कॉल करो। उसने अपना सेल बढ़ाया। मेरे पास नंबर नहीं है भाई, वो मिनमिनाई। मेरे सेल में सेफ है, कर लो कॉल और नंबर भी ले लो। हाँ। फ़ाइज़ ने उसका सर थपका और चला गया। फ़ारा सोचने लगी कॉल करके कैसे और क्या कहना है। उसी कशमकश के करे न करे कि मुलाजिम ने बताया कि दाऊद साहब आए हैं। उसने शुक्र किया बच गई। अम्मी को बताने चल दी। आयुष को जब से फ़ारा की रुखसती का पता चला था वो सूली पर लटका हुआ महसूस कर रहा था खुद को। किस पल चैन नहीं था। उसे अजीब बजनियों की सी हालत हो गई थी। मिसेस सिकंदर इसकी हालत देखकर बहुत परेशान सी बैठी थी। क्या हुआ बेगम, इस तरह क्यों बैठी हैं? सिकंदर साहब अभी लॉन्च में आए। मैं आयुष की वजह से परेशान हूँ। आपने देखा है क्या हालत हो चुकी है उसकी? अपनी वजह से ही बनी है ये हालत आपके लाडले की। वो तंजिया हुए। बस कर दे सिकंदर, माफ़ कर दें उसे। वो रोने लगी। आप क्यों रो रही हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक हो रहा है उसके साथ।
सिकंदर प्लीज़, वो बेटा है हमारा, जानता हूँ, और बेटा जो कर चुका है वो भी असबर है मुझे, वो खफा हुए पछता रहा है, और वो हिमायती हुई। अब क्या फ़ायदा, बहरहाल आप उससे भला फुसलाकर इस्लामाबाद भेज दें, मैं रामिस से कहता हूँ संभाल लेगा उसे। जो भी था वो बाप थे, ज़ाहिर नहीं करते थे तो क्या हुआ, पर उसके लिए फ़िक्रमंद ज़रूर थे। फ़ारा तानिया छोटी नन के वली पर जाने को तैयार हो रही थी जब दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। फ़ारा हिचकिचाई मगर मसरूफ़ रही। आप तैयार नहीं हुई? अब तक वो पास आया। जी वो मैं बस तैयार ही हूँ। दाऊद ने उसके पीछे खड़े होकर आईने में उसका सर आपा जायज़ा लिया। फ़ारा कंफ्यूज हुई। फ़ारा एक बात पूछूं आपसे? इजाज़त मांगी गई। जी आप खुश हैं इस शादी से या फिर? फ़ारा ने जल्दी से बात काटी। मैं खुश हूँ, आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचें। फ़ारा ने बात क्लियर की। ओके। वो पलटा और अलमारी की तरफ बढ़ा, वहाँ से कुछ निकाल कर वापस फ़ारा की जानिब आया। ये आपका गिफ्ट डिब्बा बढ़ा दिया गया है। ये क्या? वो फिर से घबराए। ये आपकी मुँह दिखाई। मम्मा मेरी मुँह दिखाई? फ़ारा यूँ बोली जैसे हवास में ना हो। आर यू ओके फ़ारा? दाऊद ने कंधे पर हाथ रखा। जी मैं ठीक हूँ, हिकलाई। दाऊद उसकी बार 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 की घबराहट से खटक रहा था। कोई ना कोई मसला ज़रूर है, आप ये खोलकर दिखाएं। फ़ारा सहमी सी बोली। दाऊद मुस्कुराया सहमी सी फरमाइश पर। डब्बा खुला, अंदर एक खूबसूरत सा गोल्ड का लॉकेट था। चैन के पेंट में अल्लाह लिखा जगमगा रहा था। फारिया ये देखकर पुरसुकून होने के साथ खुश भी हुई। लाशाबा बहुत खूबसूरत लॉकेट था, पहना दें? फ़ारा बेसाख्ता बोली। दाऊद फिर से की जाने वाली फरमाइश पे खिलकर मुस्कुराया। ओके। फ़ारा के बाल हटाया, बहुत एहतियात से लॉकेट पहनाया। थैंक यू, वो हल्का सा मुस्कुराई। माई प्लेजर। वो दिल पर हाथ रख कर झुका। फ़ारा मुस्कुराई इसकी हरकत पे। फ़ारा को मुस्कुराते देखकर दाऊद को इत्मीनान हुआ। चलें? वो बोली। जी ज़रूर। आगे पीछे होते हुए दोनों जाने के लिए निकल गए। मिसेस सिकंदर ने आयश को इस्लामाबाद जाने को राज़ी कर लिया था। आयश जाने से पहले बाप को मनाना चाहता था, इसलिए वो सिकंदर साहब के पास आया था। बाबा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। जाओ। रूखा सा जवाब मिला। बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं जानता हूँ मैं गलत था, मेरी फजूल हरकत से न जाने कितने दिल टूटे थे। बाबा मैं उन सब दिलों को तोड़ने की सज़ा भुगत रहा हूँ, वो भारी आवाज़ में बोला। सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। वो आज बराह रास्त बेटे की हालत देख रहे थे। आयश ने बाप को खामोश देखा तो फ़ौरन के कदमों में झुक गया और तभी उठा जब सिकंदर साहब ने उसे माफ़ कर दिया। आयश के दिल में धरे बोझ में मामूली सी कमी आई थी। अभी और भी बहुत से लोगों से माफ़ी मांगना बाकी था अपने दिल के बोझ को कम करने के लिए। फ़ारा की शादी को 2 माह से ऊपर हो गए थे। वो काफ़ी हद तक दाऊद के घर और फैमिली में एडजस्ट हो चुकी थी। दाऊद वाक़ई एक अच्छा और एक सुलझा हुआ इंसान था। फ़ारा ने उसे अपने मामले में ना तो ज़्यादा रोमांटिक पाया और ना ही लापरवाह। वो बहुत ही मुअत्तल पर्सनैलिटी का मालिक था, हर चीज़ को एक हद में रखता। उस इश्क सिर्फ़ एक ही चीज़ था और वो थी किताबें। उसे बुक्स फ़ोबिया था। वो अक्सर फ़ारा चिढ़ती थी उसकी आदत पर, मगर खुशी भी थी कि दाऊद के पास इल्म का एक वसीअ ख़ज़ीरा है। वो हर टॉपिक पर बड़ी आसानी से बात करता और अपने पुरअसर और मतलब अंदाज़ से गुफ्तगू से दूसरों को कायल करना जानता था। अब भी वो मुताले में मसरूफ़ था। फ़ारा ने घड़ी को देखकर सोचा, पता नहीं कैसे ये अपनी नींद पूरी करते हैं, सुबह को फ्रेश से ऑफ़िस भी चले जाते हैं। वो आखिरकार खौफ़ का शिकार होकर पूछ बैठी, सुबह ऑफ़िस नहीं जाना क्या? आप जाग रहे हैं? अब तक मैं समझा शायद सो चुकी हैं। आपने लाइट जला रखी है और मुझे लाइट में नींद नहीं आती। वो चिड़चिड़ाहट से बोली। दाऊद उसकी बातों मुस्कुरा कर बोला, ओह सॉरी मैं भूल गया था, रोज़ ही भूल जाते हैं, कोई नई बात नहीं। वो अभी भी खफा सी थी। दाऊद के चेहरे पर उसकी शिकायत सुनकर मुस्कुराहट गहरी हुई। बहुत सी शिकायत है मुझसे। मुस्कुराता हुआ पास आया। तो क्या नहीं होनी चाहिए? मासूमियत से पूछा गया। ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ निशानदेही भी। फ़ारा का हाथ पकड़ चुका था। अब इतनी कम लेकर खुद भी रूटीन को कैसे मैनेज कर लेते हैं दाऊद? एक और मासूमाना सवाल हुआ। ओह तो आप मेरे लिए फ़िक्रमंद है? जी नहीं। फ़ारा ने उसे मुस्कुराहट रोकते देख चुकी थी इसलिए जल्दी से बोली। तो हुआ करे ना फ़िक्रमंद, मुझे अच्छा लगेगा। फरमाइश की गई। अच्छा आप सो जाएँ, आप टाइम काफ़ी हो चुका है और सुबह ऑफ़िस भी जाना है आपको। फ़ारा उसकी बदलती नज़रों से घबरा कर बोली, अब तो नींद आना मुश्किल है, आप हमें डिस्टर्ब कर चुकी हैं। दाऊद ने फ़ारा को बाजुओं के घेरे में लिया। दाऊद प्लीज़ मैं मनाए, नो मोर प्लीज़ इट्स ओवर टाइम, वो घंघरी लहजे में बोला। फ़ारा पर झुक गया। फ़ारा इन मौक़ों पर अजीब सी कैफ़ियत होती थी। जब वो दूर होता तो चिड़चिड़ी हो जाती थी और जब पास होता तो दूर हटना चाहती थी। वो खुद भी अपनी कैफ़ियत को कोई नाम न दे सकी। फ़ारा को कुछ दिनों से अपनी तबीयत गिरी-गिरी सी महसूस हो रही थी, जो मुझे सोच रही थी अगर वैसा ही था तो तस्दीक करना चाह रही थी। इसी मकसद के लिए उसने रमशा को फ़ोन करके बुलाया था। अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा ना होता था, वो भी ऐसी बात के लिए। इस वक्त वो दोनों डॉक्टर के इंतज़ार में बैठी थी, जो रिपोर्ट्स लेके जा चुकी थी, बट कंफर्म नहीं किया था अभी। मिसेस फ़ारा, दाऊद नर्स की आवाज़ आई। मैडम आपको डॉक्टर साहब अपने रूम में बुला रही हैं। वो करीब आकर बोली। जी फ़ारा ने कहा।
चलिए भाभी, रमचंद ने सर हिलाया, दोनों अंदर की जाने पड़ी। प्लीज़ हाउ हैव अ सीट, प्रोफेशनल मुस्कुराहट से कहा गया। थैंक्स, दोनों बैठ गए। मिसेस फारा दाऊद, आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? फारा जी, 3 माह, जवाब रिमशा ने दिया। डॉक्टर मुस्कुराए, इसकी घबराहट पर। टेंशन की कोई बात नहीं है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। छोटा सा बम फटा था। उन दोनों की नज़रें मिली, एक नज़र शरारती हुई, जबकि दूसरी नज़र शर्म से झुक गई। डॉक्टर ने फारा को खुशखबरी सुनाई दी। वो और रमशा डॉक्टर की चंद ज़रूरी हदायत सुनकर बाहर निकली। हाय फारा, रमशा ने फारा के गले लगकर धड़ाधड़ उसकी पप्पियाँ ले डाली। उफ भाभी, पब्लिक प्लेस का ही ख्याल कर लें। फारा ने मुश्किल खुद को छुड़ाया। हाय सच्ची फारा, तुमने खबर ही ऐसी दी कि मेरा दिल तो भंगड़ा डालने को कर रहा है। मेरा भी दिल भंगड़ा डालने को कर रहा है, इसलिए आप भी ऐसी ही खबर सुनाएं। फारा ने अपनी झिझक कम करने के लिए उसको लते लते लिए दी तो थी। 5 साल पहले वो खिलखिलाई। 5 साल पहले की फीलिंग्स भूल गई हैं, इसलिए नए सिरे से इंतज़ाम करें। वैसे भी आप तो आयत के बाद फुल स्टॉप लगा चुकी हैं। फ़ारा ने भरपूर तरीके से बदला लिया। अल्लाह फ़ारा कितनी बेशरम हो गई हो। रमशा ने मुँह पर हाथ रखकर हैरानगी ज़ाहिर की। फ़ारा मुस्कुराई। अच्छा ये मसला ख़त्म करो, चलें मुझे घर ड्रॉप कर दें। तो मेरे साथ ही चलो, दाऊद को इन्फॉर्म कर दो। रमशा ने मशवरा दिया। नहीं भाभी, मैं घर ही जाऊँगी, आप वहीं छोड़ दें। ओके चलो ठीक है, मैं घर जाकर खुद ही सबको गुड न्यूज़ सुना दूँगी। तुम्हें तो वैसे भी दाऊद को बताने की चलती है। रमशा ने छेड़ा। अच्छा बस ड्राइवर का ही लिहाज करें कुछ। फ़राह झपटी। रमशा ने उसे उसके घर ही ड्रॉप किया। फ़राह जब से घर आई थी यही सोची जा रही थी कि दाऊद को कैसे बताऊंगी। एक अजीब सी झिझक आड़े आ रही थी। कागज़ पे लिखकर स्टडी टेबल पर रख देती हूँ, खुद ही पढ़ लेंगे। नहीं, बहुत पुराना तरीका है, खुद ही रिजेक्ट किया इस तरीके को। तो फिर फेस टू फेस, नो नेवर, बिल्कुल नहीं। कैसे बताऊंगी आमने सामने रिजेक्ट? क्या करूँ, कैसे कैसे? वो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते सोचने लगी। हाँ यस, यही ठीक है। 20 मिनट बाद फ़ारा तरीका डिसाइड कर चुकी थी। फ़ाइज़, रमशा ने लैपटॉप पर फिजी फ़ाइज़ के पास बैठे उसके कंधे पर सर रखा हूँ मुस्कुराया। आप मामू बनने वाले हैं। रमशा ने आज की बड़ी खबर दी। हाँ अम्मी ने बताया है मुझे। इट्स रियली अ गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर माई डियर सिस। फ़ाइज़ ने मुस्कुराकर खुशी का इजहार किया। मैं भी बहुत खुश हूँ फ़ाइज़। अच्छा तो फिर मुझे भी खुश कर दो। वो मुस्कुराया। वो कैसे? वो होंठ बनी। फ़ाइज़ ने होठों तले दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोकी और बोला, मामू तो बनने वाला हूँ, अब बाप भी बना दो। उफ़ फ़ाइज़, रमशा उछली। आहा फ़ाइज़ छत फाड़ के एकमा मार के उसके छलने पर। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? वो मासूम बना। अब आप बन चुके हैं फ़ाइज़, रमशा ने इत्तला दी। हाँ हाँ, अच्छा तुम्हें आयत की फरमाइश याद है? वो हँसा। रमशा ब्लश की पर कमज़ोर नहीं पड़ी। यूँ कहें ना, बेटी की आड़ में बेटा हासिल करने की ख्वाहिश कर रहे। वो खफा हुई। ख्वाहिश तो है पर बेटे की नहीं, नेक्स्ट बेबी की। और मेरे ख्याल से 5 साल की रेस्ट काफ़ी है। वो शरीर हुआ। उफ़ तौबा है। वो तो कानों तक सुर्ख पड़ी। अरे जाने मन, कोई नाजायज़ ख्वाहिश तो नहीं है ना जो इतनी सोच विचार? फ़ाइज़ उसे चिपते देकर आँख मारी। आपके पास तो बैठना ही फ़िज़ूल है। वो बाहर की जाने पड़ी। हम बाप बेटी की फरमाइश पर ज़रूर गौर करिएगा डियर मिसेज़ फ़ाइज़ ने उसे जाते-जाते भी छेड़ा। रमशा आँखें निकाल कर बाकायदा उसे डराकर बाहर निकली। पीछे फ़ाइज़ का केकमा बुलंद हुआ उसके डराने पर। फ़ारा ने दाऊद के आने पर रिपोर्ट्स ड्रेसिंग पर रखी और खुद किचन में आ गए। खुशगवार माहौल पर खाना खाया गया। दाऊद खाने के बाद कमरे में चला गया और फ़ारा किचन में है। उन्होंने तो कोई खुशी का इज़हार ही नहीं किया। वो हैरान हुई। फ़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक? जाओ सो जाओ जाकर। सारा ने उसे किचन में देखकर कहा। जी वो मैं ये चाय दाऊद के लिए बना रही थी। अच्छा अच्छा, सारा मुस्कुराई। फ़ारा चाय लेकर कमरे में चली आई। एज़ यू ऑयल। दाऊद किताब में मसरूफ़ था। चाय, फ़ारा ने आगाह किया है। थैंक्स, रख दें। वो दाऊद मुस्कुराया। फ़ारा ने चाय रखी और चोर नज़रों से ड्रेसिंग की तरफ देखा। रिपोर्ट्स वहाँ पड़ी थी। तो क्या दाऊद ने अभी तक देखी नहीं? लो जी, अब मुँह से बताना पड़ेगा। वो सोचती हुई बेड पर अपनी जगह पर आकर लेटी। अब क्या करूँ? उनको तो बस किताबें नज़र आती हैं। पता नहीं इतना पढ़ कर कौन सा रिकॉर्ड बनाएँगे। वो दिल ही दिल में गुड़ी। दाऊद उसकी बेचैनी महसूस कर चुका था, इसलिए अनजान बनकर पूछा, डिस्टर्ब हो रही हैं लाइट से? पूछा गया। नहीं, रुखा जवाब दिया। क्यों, आप डिस्टर्ब नहीं होते? फिर आज क्यों नहीं? मुस्कुराहट दबाई। फ़ारा ने ख़जीली नज़र उस पर डाली। वो भी उसी ही को देख रहा था। फ़ारा ने जल्दी से नज़रें झुका दी। वो मुस्कुराता हुआ चाय पकड़े वापस आया। अब बताएं क्या बात है? शरारत से पूछा गया। कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है, सोने दें। फ़ारा ने कंबल लेना चाहा। 1 मिनट। दाऊद ने कंबल हटाया। क्या है? वो चीखी। इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? मैं तो आपको याद करवाना चाह रहा था, शायद आपने कुछ बताना है मुझे।
फ़ारा को शक हुआ कि वो जानता है, इसलिए बोली, आपका वहम है, मुझे कुछ नहीं बताना, आप हटें और मुझे सोने दें प्लीज़। आर यू श्योर फ़ारा? जी बिल्कुल, वो भी ठीक बनी रही। ओके, लेकिन मुझे कुछ बताना है आपको। मुस्कुराहट बिखरी। क्या? फ़ारा होंक गई, यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आराम से इंकशाफ़ किया। उफ़! फ़ारा चमकी, किस कदर चालाक है ये भी, मैं तो भोला ही समझती रही अब तक। क्या हुआ, पसंद ना आई खबर? दाऊद ने इसे खामोश देखकर पूछा। मम मुझे तंग मत करें दाऊद। हाँ, दाऊद ने बेसाख्ता कैकमा मारा। फ़ारा ने पहली दफ़ा उसे इस तरह हँसते देखा था। उसने नज़रें चुरा लीं कहीं लग ही ना जाए, पर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि नज़र तो लग चुकी थी इसकी किस्मत को फिर एक बार। आज बहुत हिम्मत करके सज्जाद साहब के ऑफिस आया था चचा से माफ़ी मांगने। फ़ाइज़ किसी एम्प्लॉय के कैबिन पे खड़ा था कि वहाँ से आयश को गुजरते देखा। रमशा की ज़बानी इसकी वापसी का पता चल चुका था। वो उसके पीछे लपका जो सज्जाद के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। फ़ाइज़ उसे रोकना चाहता था ताकि उसके गेट पर उसका गिरबान पकड़ सके, उसे लान-तान कर सके, उसे सज़ा दे सके, मगर फ़ाइज़ रास्ते में ही रुक गया। उसे रोकने वाली आयश की शिकस्ता चाल, लड़खड़ाते कदम और गिरती हुई सेहत थी। फ़ाइज़ ने पहले कभी इसे ऐसी हालत में नहीं देखा था। वो तो हमेशा टहन-सहन रहता था। एक दुनिया दीवानी थी उसकी ड्रेसिंग की, उस पर पर्सनैलिटी की, और अब फ़ाइज़ को एहसास हो गया था कि आयश अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, इसलिए उसने मज़ीद शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा। सज्जाद साहब बिज़ी थे। उसके ऑफ़िस में दाखिल होने पर मुतवज्जह हुए। उनका दिखता हाथ साक़त हो चुका था। उनकी बेटी का मुजरिम, उनका मुजरिम, उनके ख़ानदान का मुजरिम सामने खड़ा था। आयश ने झिझकते हुए सलाम किया, जिसका कोई जवाब न मिला। वो अभी भी साक़त बैठे थे। चचा जान, हिम्मत करके आगाज़ किया, मैं आपसे माफ़ी माँगने आया हूँ चचा जान। क्यों? माफ़ी किस बात की? तुमने कौन-सा कोई गलत काम किया था जो माफ़ी माँगने आए हो? वो तंज़िया हुए, मैं शर्मिंदा हूँ। आयश ने सर झुका रखा था। शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा? जो कर चुके वो लौट नहीं आ सकता अब। वो शकिस्ता से बोले, चचा जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आयश उनकी चेयर के पास नीचे बैठ गया। आयश, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम मेरे भाई के बेटे हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, मगर तुमने मेरी लाडली बेटी के साथ जो किया वो भूलना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं भूलने की कोशिश करूँगा। तुम ऊपर बैठो। आयश, मैंने कभी भी तुम्हें फ़ाइज़ से कम नहीं समझा। वो आहिस्ता से बोलते हुए खड़े हुए। चाचा जान आप, वो रो पड़ा आयश। उन्होंने उठकर इसे सीने से लगाया। आयश चाचा की फ़्राक तली पर दिल से मशकूर था उनका। आज फ़ारा दाऊद के साथ शॉपिंग पर निकली थी शादी के बाद पहली दफ़ा। दाऊद ने उसे मना करने के बावजूद बहुत ही शॉपिंग करवा दी थी। अब वो दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठे थे। दाऊद को कोई दोस्त नज़र आया तो वो फ़ारा को 10 मिनट का कहकर उस तरफ चला गया। फ़ारा अकेली बैठी इधर-उधर नज़र दौड़ाने लगी। काफ़ी रश था वहाँ। आज शायद वीकेंड था, इसलिए फ़ारा ने सोचा, कितनी देर हो चुकी है दाऊद, अब आप ही जाएँ, मैं थक चुकी हूँ। वह हम कलाम थी। इसी अस्थना में उसकी नज़र दाएँ तरफ की ओर साक़ित हो गई। वहाँ उस तरफ वही दुश्मन जहाँ बैठा था, जो फ़ारा के दिल पे बिला झिझक हुकूमत करता आया था। फ़ारा के एहसासात एकदम पहले जैसे हुए। फ़ारा अपनी गैर होती हालत पे घबराई। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो भूल चुकी थी इसे, फिर अब ये क्यों? मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। नहीं, मैं दाऊद की बीवी हूँ, उसी से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ। वो खुद को पावर करवा रही थी। फ़ारा चाह रही थी कि वो ऊँची आवाज़ में चिल्लाकर सबको बताए कि वो सिर्फ़ दाऊद से मोहब्बत करती है, पर उसकी ज़बान और दिल तो इस बात से इनकारी थे। इतने में मुकाबिल की नज़र भी पड़ चुकी थी। आयश हैरत से उसे इस तरह टिटकी बाँधे कर देख रहा था जैसे वो फ़ारा नहीं उसका अलवज़न हो, जो इसे हर तरफ नज़र आता था। फ़ारा उसका देखना महसूस कर चुकी थी, इसलिए फ़ौरन पर्स उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी। आयश की तो दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। वो नज़र आई थी इतने कम वक़्त के लिए, और वो इसे दिल भर कर देख भी ना पाया था कि वो गायब हो चुकी थी। आयश टेबल पर सर झुकाकर लंबी-लंबी साँस लेने लगा, जैसे खुद को ज़िंदा रखना चाहता हो। आर यू ओके फ़ारा? दाऊद फ़िक्रमंद सा हुआ। जी। क्या हुआ? तबीयत ख़राब थी तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, अब और आप ज़बरदस्ती घर ले आई हैं। फ़ारा ने बाहर आकर दाऊद को टेस्ट करके बुलाया था कि तबीयत ख़राब है, जल्दी आइए, घर जाना है। रास्ते में दाऊद के कहने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मैं ठीक हूँ दाऊद, वो मुश्किल मुस्कुराई। आप परेशान मत हो, मेरा बस दिल घबरा गया था। वहाँ बहुत क्राउड था शायद इसलिए। फ़ारा ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी, जो अब भी बेयकीन सा उसे देख रहा था। दाऊद, फ़ारा ने उसे हिलाया। ओके फ़ाइन, लेकिन आप अपना ख़्याल रखा करें फ़ारा प्लीज़। आप अकेली नहीं हैं, और एक और वजूद की ज़िम्मेदारी भी है आप पर। वो संजीदा सा बोला, मैं जानती हूँ और ख़्याल भी रखती हूँ दाऊद, आप परेशान मत हो प्लीज़। फ़ारा अपने दिल की हालत के बरख़िलाफ़ उसके रिलैक्स कर रही थी, हालाँकि रिलैक्सेशन तो उसके दिलो दिमाग को चाहिए था। दाऊद ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया, वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था चेंज करने। पीछे फ़ारा अपने दिल की धड़कन को काबू करने लगी।
आज सारी रात बेमकसद सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता रहा, वो जिसे देखने को तरस गया था। चंद मिनट का दीदार कराकर ना जाने कहाँ चली गई थी। फारा, फारा कहाँ हो तुम? प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरे पास आ जाओ, खुदा की कसम। फारा तुम्हें कभी उफ भी नहीं कहूँगा, बस एक बार। स्ट्रेन पर सर रखे ऊंची आवाज़ में रोते हुए यही बातें दोहराता रहा सारी रात। सुबह फजर के वक्त घर दाखिल हुआ। मिसेस सिकंदर जो इसकी के इंतजार में थी फ़ौरन आयश की जानिब लपकी। कहाँ थे तुम सारी रात, और ये क्या हालत बना रखी है? वो परेशान हो बैठी। माँ प्लीज़ मुझे रूम में जाने दें, आपकी किसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास, प्लीज़। वो मुल्तजी हुआ। ठीक है जाओ, किसी सिकंदर ने भारी दिल के साथ इजाज़त दी। आयश ने रूम में आते ही सिगरेट लाइटर उठाया और धड़ाधड़ सिगरेट पे सिगरेट ख़त्म करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि सारी डिबिया ख़त्म कर चुका। फारा दाऊद को तो मुतमईन कर चुकी थी, पर खुद का दिल में काबू नहीं रहा था। उसने दाऊद से सजाद हाउस जाने की इजाज़त ली और अब पिछले 2 दिन से ही यहाँ थी। इस वक्त वो टेरेस पे खड़ी थी। स्ट्रीट में की एक झलक ने सारे बने बंधों को तोड़ दिया था। वो क्या करती, बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मैं तो समझी थी कि तुम्हें भूल चुकी हूँ, पर तुम आंसू पोंछे अब तो सुकून से रहने दो। क्यों फिर आ गए आयश? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जिसकी सज़ा ख़त्म नहीं हो रही? खुदा के लिए आयश मेरे दिलो दिमाग से निकल जाओ, निकल जाओ। वो रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई, दिल की भड़ास आंसू के ज़रिए निकाल कर वो उठी, वज़ू की और जाए नमाज़ पर बैठ गई। अब वो अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ थी। या मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। मैं किसी की बीवी हूँ, अपने वजूद में अपने शौहर की निशानी पाल रही हूँ। मेरे मालिक मेरे दिल को भी मेरे शौहर की मोहब्बत से आबाद कर दे। वो शख्स मेरे मुकद्दर में नहीं, मेरे रब मुझे उसको भूलने की तौफ़ीक दे दे। मेरे वो सजदे की हालत में हिचकियों में रोते हुए अपने रब से अपने दिल की आज़ादी की भीख मांग रही थी। सज्जाद हाउस में संडे के दिन देर से नाश्ता किया जाता था, इसलिए आज सब लेट उठे थे और इस वक्त डाइनिंग टेबल की रौनक बढ़ा रहे थे। फ़ायज़ा भी यहीं थी। सब खुशखबरियों के दरमियान नाश्ता कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ारा के हाथ से चाय छलकी। संभल के फ़ारा बेटा, हाथ पर मत गिरा लेना। राहिला फ़िक्रमंद हुई। मैं देखता हूँ। फ़ाइज़ फ़ोन की जानिब बढ़ा। फ़ारा के भाई की तरफ ही देख रही थी। इसका दिल न जाने क्यों धड़कने लगा था कि फ़ाइज़ अचानक में फ़ोन सुनकर आया। डैड हमें हॉस्पिटल चलें, जल्दी करें। क्या हुआ फ़ाइज़? किसका फ़ोन था? राहिला ने दिल पर हाथ रखकर कहा। माँ वो फ़ाइज़ ने एक नज़र बहन की बदलती रंगत पर डाली और आहिस्तगी से बोला, दाऊद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कब, कहाँ, कैसे? सब अपनी अपनी बोली बोलने लगे। फ़ारा खामोश थी, जैसे वहाँ हो ही ना हो। फ़ारा, फ़ारा चलो, फ़ाइज़ कह रहे जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। रमशा ने उसे हिलाया। भाभी दाऊद वो ठीक होगा इंशाल्लाह, तुम उठो चलो। रमशा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और बाहर की जाने पड़ी। फ़ारा उसके साथ ही घिसटती चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दाऊद, आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, हमारा बच्चा। अम्मी अम्मी, फ़ारा चिल्ला रही थी, रो रही थी। वो हादसों में नहीं थी। जब से दाऊद की डेड बॉडी घर आई थी, फ़ारा मुसलसल यही अल्फाज सुना रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया जो उसे सुकून और इंजेक्शन देकर चला गया। हर आंख अशपार थी, हर दिल दुखी था। ये क्या हो गया और कितनी अजियतें लिखी थी सजा था उसके मकीनों के नसीब में। फ़ारा को होश आया तो वो बेड पर थी अकेली। दाऊद नहीं था उसके साथ। दाऊद फ़ारा के मुंह से सिसकरी निकली। वो सिसकने लगी। उसकी किस्मत फिर से दगा दी गई थी। वो फिर से लुट चुकी थी। आह ये किस्मत। फ़ारा लुटी-पुटी सी एक बार फिर सज्जाद हाउस वापस आ गई थी। इसे यहाँ आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, मगर ज़ख़्म अभी भी ताज़ा था। सज्जाद साहब बिल्कुल खामोश हो चुके थे। सब ने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो दाऊद के जनाज़े के बाद से अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। और इसी खामोशी का नतीजा हार्ट अटैक की सूरत सामने आया। अभी तो वहाँ के मकीन एक दिक से ना संभलने के दूसरी अफताब आ गई थी। शतुक शायद उस घर का रास्ता देख चुके थे। वो सब आईसीयू के बाहर थे। डॉक्टर ने सीरियस कंडीशन बताई थी और दुआ का कहा था। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर फ़ाइज़ हो इस मिस फ़ारा माय सिस्टर। वो जल्दी से बोला। ओके सज्जाद साहब, मिस फ़ारा और सिकंदर साहब से मिलना चाहते हैं, इसलिए ज़रा जल्दी बुला लें। जी जी मैं बुलवाता हूँ। सिकंदर तो वहीं था, मगर फ़ारा घर थी, इसलिए रामिश को भेजा गया। फ़ारा और रमशा को लेने के लिए तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ारा और सिकंदर साहब आईसीयू में थे। सजाद के पास वो मुख्तलिफ मशीनों में जकड़े हुए थे। फ़ारा का दिल बंद हो रहा था। बाप की इस हालत में देखकर वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत ही न थी। सिकंदर साहब की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी छोटे भाई को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। फ़ारा फ़ारा सज्जाद फ़ारा का हाथ पकड़ना चाह रहे थे। फ़ारा ने जल्दी से तकलीफ की और अपना हाथ पकड़ाया। उन्होंने इसका हाथ थामा और सिकंदर साहब की तरफ बढ़ाया। भाई साहब, मेरी बेटी ए का ख्याल रखिएगा, इसे अल्लाह के बाद आपके सुप्र्द किया। उन्होंने अटक अटक के बात मुकम्मल की। इनका सांस उखड़ चुका था। बाबा प्लीज़ बाबा, फ़ारा चिल्ला रही थी। डॉक्टर फ़ौरन इंटर हुए। उन्होंने फ़ारा और सिकंदर साहब को बाहर भेजा और 10 मिनट बाद खुद भी बाहर आए। फ़ाइज़ फ़ौरन लपका। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मदद से वोशी की। ही इज़ नो मोर। ठीक 10 दिन बाद सज्जाद हाउस पे दूसरी क़यामत टूटी थी। फ़ारा पहले तस्कीर से न समझी कि दूसरा रिश्ता भी साथ छोड़ गया था। तरह तरह की बोलियां थी हर तरफ। बेचारी की पहली तलाक हुई और दूसरी शादी से बेवा। अब बाप भी चला गया। क्या किस्मत पाई थी बेचारी ने।
वहाँ मौजूद हर औरत के मुँह पर यही कहानी थी। वो अफ़सोस का नमकपाशी ज़्यादा कर रही थी। फ़ारा वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसके कानों में यही फ़िक्रें गर्दिश कर रहे थे, ये तलाक याफ़्ता है, ये बेवा है, ये यतीम है। वो भाग जाना चाहती थी किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ज़ीरू ना हो, जहाँ कोई आवाज़ ना सुनाई दे, जहाँ वो अकेली हो, तन्हाई हो। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो उठी और बाहर की जानिब बढ़ी। फ़ारा को इर्द-गिर्द देखे बगैर नाक की सीध में चलती जा रही थी। वो गेट से बाहर निकल गई थी। लॉन में मौजूद लोगों में से किसी ने देखा नहीं था। रमशा राहिला बेगम को संभाल रही थी जो बिल्कुल हवास में नहीं थी, तो फारा को कौन देखता। आयश कब्रिस्तान से वापस सजा था और सारा तक के घर के कुछ फासले पर लोगों का हुजूम देखा। गाड़ी आगे ले जाना जो मुश्किल था। इसने गाड़ी साइड पे पार्क की और बाहर निकला। वो आगे आ रहा और वहाँ खड़े आदमी से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? कोई लड़की बेहोश पड़ी है, पता नहीं कौन सी क़यामत उठी है बेचारी पर। वो अफसोस कर रहा था लड़की की हालत पे। आयश आदमी की बात सुनकर आगे बढ़ा, हुजूम को छूता हुआ। वहाँ मौजूद लोग सिर्फ नज़ारा ले लेते, कोई भी इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने को तैयार न था। आयश इसी मकसद से बढ़ा था कि हॉस्पिटल ले जा सके, मगर वहाँ फ़ारा को गिरे देखकर उसके तो अपने औसान ख़ता हो चुके थे। वो जल्दी से ज़मीन पर बैठा। फ़ारा फ़ारा, होश होश में आओ फ़ारा। आयश उसके मुंह को थपक रहा था, मगर दूसरी जानिब खामोशी रही। आयश ने फ़ाइज़ का नंबर डायल किया, वो बंद था। फिर रामिश का, वो भी अवेलेबल नहीं था। आयश ने फ़ारा को बाजू में उठा गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो हॉस्पिटल जा रहा था। आई एम सॉरी टू से आपकी मिसेस को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। आपको एहतियात करनी चाहिए थी। उनकी कंडीशन बहुत मुश्किल से संभली है। आइंदा केयरफुल रहिएगा। कुछ देर में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। होश में आने पर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर ने रस्मी गुफ्तगू की और चला गया। आयश ने भी गलत फहमी दूर न की कि वो पेशेंट का हस्बैंड नहीं है। वो तो लफ्ज़ मिसकैरेज पर अड़ा हुआ था, तो क्या फ़ारा माँ बनने वाली थी? एक हफ्ते बाद फारा की हालत के पेश नज़र डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कोई पूछता तो जवाब देती, वरना घंटों ऐसे ही गुजार देती। किसी चीज़ का होश नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना पीने पहनने का, ना उड़ने का। इस मुश्किल वक्त में रमशा ही संभाल रही थी सबको। वो बिल्कुल घन चक्कर बन चुकी थी, लेकिन मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाता। गुजरता वक्त ही जख्मों के लिए मरहम का काम करता है। रायला बेगम बेटी की खातिर बहुत समझ चुकी थी खुद को। अब वो फारा को भी संभाल रही थी। सब फारा का बहुत ख्याल रखते थे। फ़ारा भी आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। इतना कुछ गँवा के भी वो ज़िंदा थी, तो ज़रूर कुदरत की कोई मसलियत थी। बेशक अल्लाह के हर काम में बेहतरी पोशीदा होती है। आयश फ़ारा के संभलने का इंतज़ार कर रहा था। वो उससे मिलना चाह रहा था और इसी मकसद के लिए वो माँ के पास आया था। माँ, मुझे फ़ारा से मिलना है, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। प्लीज़ मुझे आप चाची से बात करवा दें। आशा कुछ दिन रुक जाओ आयश कुछ दिन रुक जाओ। और नहीं मम्मी प्लीज़, और नहीं। वो मुल्तजी हुआ। अच्छा करती हूँ बात, लेकिन अगर रायला ने मना कर दिया तो फिर दोबारा ज़िद मत करना। नहीं करूँगा। वो जानता था कि चच्ची हरगिज़ मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो चच्ची को मना चुका था चचा की मौजूदगी में ही इनकी हेल्प के साथ। आयश सजाद के आला ज़र्फ़ का खरीदा हो चुका था। रायला बेगम की इजाज़त पाकर आज आज सजाद हाउस आया था फ़ारा से मिलने। मुलाजमा ने फ़ारा को इतला दी थी कि आपसे कोई मिलने आया है डाइनिंग रूम में। कौन आया है ये नहीं बताया था। फ़ारा कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में थी, मगर वहाँ आयश को देखकर साकित हो गई। अब क्या करने आया है ये शख्स? मेरी बेबसी का तमाशा देखने, या फिर मुझे ये बताने कि मैं इस काबिल नहीं कि कोई मर्द ज़्यादा देर मेरा साथ निभा सके? आयश फ़ारा को साकत देकर हिचकिचाया, लेकिन बात तो शुरू करनी थी ना। कैसी हो? मध्यम आवाज़ में पूछा गया। फ़ारा को लगा वो अभी गिर जाएगी, इसलिए मजबूती से सोफ़े को पकड़ा। क्यों क्यों आए हैं यहाँ? कपकपाती आवाज़ से पूछा। फ़ारा बैठ जाओ। आयश को लग रहा था वो अब गिरेगी कि तब। मैं ठीक हूँ। क्यों आए हैं यहाँ? अगर ये देखना है कि मैं तुम्हारी जुदाई में मर रही हूँ, तो ये भूल है तुम्हारी। अगर ये देखना चाहते हो कि एक बार फिर से जो उजड़ कर कैसी लग रही हूँ, तो देख लो जी भर के, ताकि कोई हसरत ना रहे तुम्हें। फ़ारा गुस्से और बेबसी से आपसे तुम पर आ गई थी। मैं तुमसे माफ़ी माँगने आया फ़ारा। माफ़ी? माफ़ी कैसे? वो इस्तेहाया हुई। फ़ारा, मैं शर्मिंदा हूँ। वो सर झुकाए हल्की आवाज़ में बात कर रहा था। फ़ारा हर बात उसके झुके सर को देखकर ही कर रही थी। मैंने माफ़ किया तुम्हें आयश सिकंदर। जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। फ़ारा ने वाक़ई हाथ जोड़ दिए। आँसू एक तो उधर से जारी थे। आयश के लिए इसे रोते देखना और वहाँ मज़ीद खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो साइड से होकर निकलता चला गया। फ़ारा जहाँ वहीं ज़मीन पर बैठती सिसक उठी। एहसास भी कब हुआ था मैं आयश के अंदर से सब कुछ लुट चुका। दर्द के दिल पे हुकूमत थी। कहाँ था उस वक्त जब मुझे तेरी ज़रूरत थी? कहाँ था उस वक्त मौत के सुख में चला आया मुझे देखने? ज़िंदा रहने की मुसीबत थी। कहाँ था उस वक्त दिल के दरियाओं में रेत है सराव के जब मुझे तेरी ज़रूरत थी? कहाँ था इस वक्त? ज़िंदगी यूँ ही रवां-दवां थी। वक्त गुज़रता जा रहा था। ज़ख्म बदमल होते जा रहे थे। सब अपने मदारों के गिर्द हरकत करते हुए ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। फ़ारा ने खुद को मसरूफ़ करने के लिए स्कूल जॉब कर ली थी, इसलिए ज़िंदगी सहल हो गई थी। वो काफ़ी हद तक अपने गमों से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गई थी। वो खुश थी स्कूल के बच्चों के साथ खुश गुज़ारा करके। ज़िंदगी का मकसद मिल गया था उसे। वो मगन सी हो गई थी अपनी रूटीन में, मगर राहिला बेगम को बेटी की वीरान ज़िंदगी तकलीफ़ देती थी। उनकी बेटी ने इतनी कम उम्र में बड़े-बड़े दुःख झेले थे, मगर उस तक
नहीं किया। वो साबिर व शाकिर रहने वाली लड़की थी। रायला खुदा के हुज़ूर दुआ करती कि उनकी बेटी को उसके सब्र का फल मिल जाए। वो उठते बैठते यही दुआ मांगती और बेशक अल्लाह माँ के दिल से निकली दुआ रद्द नहीं करता। दाऊद और सज्जाद साहब की पहली बरसी गुजरने के बाद 1.5 माह बाद रमशा ने गोल मटोल से बेटे को जन्म दिया। सज्जाद हाउस में बरसों बाद खुशी की लहर दौड़ी थी। जब सब खुश थे, इस बड़ी खुशखबरी पे आयत के तो पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। आखिर को फरमाइश जो पूरी हो गई थी भाई की, अब अपनी फ्रेंड्स को खूब जेलस करूंगी। वो इरादा कर चुकी थी। भाभी ये तो मुझ पर गया है, फारा ने राय दी। किस तरफ से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? फाइज ने बहन को छिड़ा। हर तरफ से। वो इतराई। बिल्कुल भाई, आप पर ही गया है, इसलिए नाम भी आप ही डिसाइड करोगी। रेली भाभी, वो खुशी से चिल्लाई। रेली भाई की जान। फाइज ने उसका सर दबका। ओके, मैं सोचती हूँ। थोड़ी पर उंगली रखकर सोचने की सब उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए। फारा ने काफ़ी गौर व खास के बाद नाम डिसाइड किया, अब्दुल हादी। सबको पसंद आया तो यही नाम फाइनल कर दिया गया। फारा, जी अम्मी, तुम्हारे ताया तुमसे बात करना चाहते हैं, जाओ सुन लो जाकर। सिकंदर साहब और मिसेस सिकंदर आज ख़ास मकसद से आए थे। वो रायला बेगम से पहले ही बात कर चुके थे, मगर फाइज नहीं माना था। पर रायला ने थोड़ा बहुत परेशान फारा, जी अम्मी, तुम्हारे ताया तुमसे बात करना चाहते हैं, जाओ सुन लो जाकर। सिकंदर साहब और मिसेस सिकंदर आज ख़ास मकसद से आए थे। वो रायला बेगम से पहले ही बात कर चुके थे, मगर फाइज नहीं माना था। पर रायला ने उस पर थोड़ा बहुत प्रेशराइज करके बना लिया था। फाइज की शर्त थी कि फारा से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो राज़ी हो तो फिर मुझे भी एतराज़ नहीं होगा। फाइज की शर्त पर ही सिकंदर साहब फारा से बात करने आए थे। ताया अब्बू बुलवाया आपने? वो फारा लॉन्च में आई थी। फारा बेटा, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। उन्होंने अपने करीब सोफे की तरफ इशारा किया। मिसेस सिकंदर तन्हाई फराहम करके बाहर जा चुकी थी। फारा, जी, सर झुकाए बोली। फारा बेटा, मुझे अपना आप बाप मानती हो ना? जी। फारा हैरान हुई इस बात पे। तो फिर बेटा, अच्छी बेटी की तरह मेरा एक फैसला मानोगी? ताया अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। नहीं मेरी जान, हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है तुमसे। कहे, मैं सुन रही हूँ। अंदर ही अंदर वो डर भी रही थी, पता नहीं क्या बात है। फारा, वो रुके। बेटा सज्जाद तुम्हें खुदा के बात मेरे हवाले करके गया था, याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ ताया अब्बू, वो बाबा की आखिरी बात थी जो जाते हुए उन्होंने मुझसे की थी। वो रो पड़ी। सिकंदर ने उसे सीने से लगाया। फारा दिल हल्का करके अलग हुई। मैंने आपको भी अफसरदा कर दिया, सॉरी। नहीं बेटा, बस। वो खामोश हुए। ताया अब्बू, आप करें बात। फारा बेटी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। फारा को ऐसी बात का डर था और वही हुआ। देखो बेटा, सज्जाद जा चुका है, मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें मजबूत हाथों में कर जाऊँ, ताकि सज्जाद को मुझसे कोई शिकायत ना हो। वो रुके। तुम क्या कहती हो? सारे रास्ते बंद करके पूछ रहे थे, क्या कहती हो? फारा खामोश रही। फारा, ताया अब्बू, जैसे आपकी मर्जी। इनका इनकार का लफ्ज़ तो शायद फारा की डिक्शनरी में था ही नहीं। हर बात पर सर झुका देना ही उसका वतीरा था। फारा बेटा, मुझे यकीन है तुम मेरे इंतखाब को कबूल करोगी। वो मुस्कुराए। जी। फारा ने सर हिलाया। मैंने तुम्हारे लिए आयश का इंतखाब किया। फारा के सर पर धमाका हुआ। आयश? आयश? सिकंदर, ये क्या कह दिया आपने? वो दिल में हम कलाम थी। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मेरा फैसला यकीन के साथ कबूल कर लो कि अब कुछ गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो यकीन से बोले। फारा की खुशी खामोशी देखकर वो है परेशान हुए। फारा बेटा, जी जी। वो चौंकी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने सर पर हाथ रखा। मुझे आपका फैसला कबूल है, फारा ने खुद को कहते सुना। वो इस वक्त आयश सिकंदर के बेडरूम में उसकी बीवी बने बैठी थी। लाइट पिंक कलर के फ्रॉक में वो प्रस्थान की परी ही मालूम हो रही थी, मगर उसके दिल में ना तो कोई खुशी थी, ना ही कोई अरमान। वो खाली दिल खाली दिमाग लिए बैठी थी। आयशा कब कमरे में आया, कब उसके पास बेड पर बैठा, फारा को कुछ पता न चला। चौकी तो था जब अपने हाथ को किसी और हाथ में कैद पाया। वो होश में आकर एकदम हाथ छुड़ाकर खड़ी हुई। वो कोई कठपुतली नहीं थी कि जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। वो दिल के कहने पर फिर से इस्तेमाल के लिए हासिल कर लिया। वो जीती जागती इंसान थी, उसकी भी मर्जी थी, उसका भी दिल था। फारा, क्या हुआ? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं आई, इसलिए मुझ पर तरस खाइए। मैं भी आपकी तरह सांस लेती हूँ, इंसान हूँ। मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मेरे भी ख्वाब हैं, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं आ तो गई हूँ, वो भी इसलिए कि मुझ जैसी लड़की को अब कम से कम कोई तीसरा मर्द हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। दो मर्दों की बढ़ती हुई औरत कौन बर्दाश्त कर सकता है भला? वो उससे आई हंसी। फारा प्लीज़, तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं, तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, मगर खुदारा दोबारा खुद के लिए इतने गिरे हुए लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। तुम क्या हो ये मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझसे इस बात से कोई सरोकार नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ रहो, जब तक चाहे रहो, अपनी मर्ज़ी से। मैं हर कदम हर सांस के साथ तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा, बस एक ज़रा सी आवाज़ दे लेना।
मुझे अपने करीब पाओगी? आइश भरी गंभीर आवाज़ में फ़ारा के अंदर रूह फूँक रहा था। फ़ारा यही तो सुनना चाहती थी, मगर अब नहीं, तब जब से ये सब सुनने की ख्वाहिश थी। फ़ारा वो वापस वो पास आया। एक वादा चाहिए, वो हिचकिचाता हुआ बोला। फ़ारा के सवालिया नज़रें उठी। फ़ारा, मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ। मगर वो रुका। फ़ारा, तुम पलटते में हिचकिचाओगी नहीं? जब जब कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक चुकी हो अपने थकन की, मुझे सौंपने में देर मत लगाना मेरी तरह। वो सांस लेने को रुका। फ़ारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, कि इतना खुद को नहीं सोचा जितना तुम्हें सोचा है, चाहा, और मुझे अपनी चाहत पर पूरा यकीन है। वो किस कदर यकीन से कह रहा था ये सब। फ़ारा हैरान थी उसकी हिम्मत पे, मगर चुप रही, इसी में बेहतरी थी। यही बहुत है कि तूने पलट कर देख लिया, ये लुत्फ़ भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। 7 साल बाद सिकंदर विला का गेट खुला और आयुष अपनी गाड़ी अंदर ले गया। अभी वो गाड़ी से निकला ही था कि लॉन में खेलती उसकी दोनों बेटियां परा और परीसा खेल और अधूरा छोड़कर बाप की जानिब भागी। आयुष ने घुटना जमीन पर टेक कर बाहें मिलाई। वो दोनों आगे पीछे आकर बाप की बाहों में समाई। आयुष ने बारी बारी दोनों के गुलाबी फूले फूले गाल चूमे। जवाब में उन्होंने भी बाप की दाएं बाएं गाल चूमी। अपना कोटा पूरा करके वो वापस फुटबॉल की तरफ भागी। आयुष मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज, कैन चेयर्स पर बैठी माँ और बीवी को छेड़ा। आज तुम जल्दी नहीं आ गई? मिसेस सिकंदर ने जानने के बावजूद पूछा। वो मुस्कुराया। ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए रटा रटाया जवाब आया। वो मुस्कुराई बेटे की बेताबी पर। क्यों? आज जानता था जानबूझकर तंग कर रही है, इसलिए खुशौखी से बोला। डियर लेडी, मेरा दिल जिगर फेफड़ा सब तो आपके इर्द गिर्द होता है, इसलिए। साथ ही बीवी को आंख मारी। वो चंपी। वो हंसी जवाब सुनकर। अच्छा, फ्रेश हो आओ, फिर चाय पीते हैं, तब तक सिकंदर भी आ जाएंगे। ओके मामा। माँ की गाल से गाल मिस किया और बीवी को हवाई किस दी हमेशा की तरह। वो नजरें झुका गई। आयुष की रिंग घुमाता, सीटी पर धूल बजाता अंदर की जानी पड़ गया। जाओ फ़ारा बेटा, वरना शोर मचाएगा। मिसेस सिकंदर मुस्कुराती हुई पास बैठी फ़ारा से मुखातिब हुई। जी। फ़ारा अपनी भारी कम वजूद को संभालती उठी। एहतियात से जाना बेटा, नसीहत हुई। जी। फ़ारा आहिस्तेगी से चलती हुई अंदर बढ़ी। फ़ारा को सीढ़ी के पास अपनी कमर पर हाथों का एहसास हुआ। वो मुड़ी। आयुष। जी जाने आयुष, लगावट से कहा गया। हाथ हटाए, मैं खुद चढ़ूंगी स्टेयर पर। ओ कॉमन फ़ारा, कितनी दफ़ा मना किया, इस कंडीशन में ऊपर नीचे के चक्कर मत लगाया करो। और वो फिक्रमंद हुआ। इतनी फिक्र है तो लिफ्ट लगाते हैं। चढ़ा चढ़ा जवाब आया। जो हुक्म जनाब। वो झुका। अच्छा, बस अब कमरे में जाना है या नहीं? चलें मिलके जानपुर से असर अंदाज में कहा गया। फ़ारा एक एक स्टेप उठाती सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। वो आयुष के कपड़े निकालती। जब आयुष ने फिर से उसके गिर्द घेरा डाला। तुम इस हालत में वाकई हसीन हो जाती हो या फिर मुझे ही लगती हो? प्यार से पूछा। आयुष 2 बेटियों के बाप हैं और तीसरा बेबी आ रहा है हमारा। अभी भी पहली की तरह रिएक्ट करते हैं। तीसरी बार ही सही, पर बीबी तो नया आ रहा है ना। गाल पर बूसा दिया। फरहान चंपी हुई। अच्छा हटे, कपड़े तो निकालने दे। वो मिनमिनाई। हर रोज़ कहता हूँ मेरे आने से पहले किया करो ये सब। जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे पास आस पास रहा करो। वो वरफतगी से देख रहा था उसे। आयुष प्लीज़। ओके मिसेस। आयुष ने हाथ बटाए। वो कपड़े लटका कर वापस रूम में आई। आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था कहीं। एक्चुअली मीटिंग में था, इसलिए कॉल ना कर सका। जी गई थी, वो रोहन सा जवाब दिया। क्या हुआ? आयुष को अफसुदा से दिखाई दी। आयुष इस बार भी बेटी है, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया है। वो रोहान सी हुई हुई। कॉमन फारा फारा, बेटियां खुदा की रहमत होती है, वो हमें फिर से अपनी रहमत से नवाज रहा है। आयुष ने पास आकर घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ थामा। जानती हो, वो जब किसी से राजी होता है और किसी को इस जिम्मेदारी के काबिल जानता है तो बेटी अदा करता है। हम तो लकी है न जान। हाथ को होठों से छुआ। मैं बेटियों से नहीं, आज उनके नसीब से डरती हूँ। वो मध्यम से बोली। तो डियर मिसेस, इसका इंतज़ाम भी तो वो मालिक कर चुका है। वो मुस्कुराया। फ़ारा ने हैरानगी से उसे देखा। मैडम, आप जानती तो हैं, फ़ारा को रामिश भाई मांग चुके हैं और अहमद के लिए परीसा को फ़ाइज़ और रमशा वो हंसा। और हमारी तीसरी बेटी का भी रिश्ता पक्का समझो। फ़ारा होंक से उठी। कल असद का फ़ोन आया था, कह रहा था तेरे और फ़ारा भाभी बाकी रिश्तेदारी करनी है संधि बनकर। कल तो कह दिया मैंने, पहले ही संधि बना चुका हूँ, इसलिए तो चांस, लेकिन आज कॉल करता हूँ कि रिश्ता पक्का समझो। आयुष। फ़ारा ने कुशन मारा। जैसे आयुष ने कैक मंगलाते हुए बड़ी खूबसूरती से कैच किया और हंसता हुआ वॉशरूम चला गया। फ़ारा आहिस्तेगी से चलती हुई आईने के सामने आई। फ़ारा का हाथ अपने गले में मौजूद लॉकेट पर किया, जिसके पेंडेंट में लिखा था अल्लाह। आज भी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। वो अपने चेहरे पर हलवाई खुशी देख सकती थी। बिलाखिर उसके सब्र का फल मिल गया था, देर से ही सही, पर फ़ारा को आयुष की वफ़ा पर एतबार आ ही गया था। बच्चों की सी तबीयत है, हम अहले मोहब्बत की ज़िद करना मत चलना, फिर खुद ही संभल जाना।